नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जून 2025 के मध्य में जो इज़राइल ईरान संघर्ष तेजी से बढ़ा है उस पर। हमारे पास कई स्रोत हैं जो इस हालिया तनाव के अहम घटनाक्रम बताते हैं। तो आज कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों से मुख्य बातें निकालें। ये सब शुरू कैसे हुआ, क्या बड़ी सैन्य कार्रवाइयाँ हुईं और इसका असर क्या पड़ रहा है? बिल्कुल। और ये सिर्फ घटनाओं का लेखा-जोखा नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि इनका क्षेत्रीय और आप देखें तो वैश्विक स्तर पर क्या महत्व है, खासकर तब जब हालात इतनी तेजी से बदल रहे हों। सही कहा। तो शुरुआत हुई 13 जून 2025 को इज़राइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन। ये एक बड़ा हवाई और गुप्त हमला बताया जा रहा है। हाँ, ये काफी सोचा-समझा ऑपरेशन लगता है। निशाना सिर्फ ईरान के परमाणु ठिकाने नहीं थे, बल्कि उनके मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर, आईआरजीसी यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांड सेंटर और यहाँ तक कि वो राजनीतिक प्रतीकात्मक स्थल भी थे जो खामेनेई शासन को शायद कमजोर कर सके। अच्छा। और एक और दिलचस्प बात सामने आई है, वो है मोसाद की भूमिका हमले से पहले। मोसाद कैसे? जैसे ड्रोन पार्ट्स की तस्करी की बातें हैं या ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम में सेंधमारी। इससे शायद ईरान का जो शुरुआती जवाब था वो थोड़ा धीमा पड़ा। तो पहले 2-3 दिन मतलब 13 से 15 जून क्या हुआ जमीन पर? ये ऑपरेशन कितना असरदार रहा? देखिए, शुरुआती फेज में इजरायली जेट्स और जैसा कहा जा रहा है मोसाद कोऑर्डिनेटेड ड्रोन्स ने कई शहरों को निशाना बनाया। तेहरान, इस्फहान, नतांज समेत कोई 6 शहर। निशाना वही परमाणु और मिसाइल ठिकाने। और नुकसान? खबरें तो हैं कि कई अहम आईआरजीसी कमांडर मारे गए, दर्जनों मिसाइल लॉन्चर भी तबाह हुए। इसका एक मनोवैज्ञानिक असर भी पड़ा। तेहरान में अफरा तफरी मची और रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 जून तक तो काफी लोग शहर छोड़ के जा भी रहे थे। बाप रे। और फिर अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया, ये उम्मीद थी? देखिए, मध्य पूर्व में अमेरिका का दखल कोई नई बात तो नहीं है, पर हाँ 21-22 जून को वो सीधे तौर पर शामिल हुए। सीधे तौर पर मतलब B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल हुआ, या बंकर बस्टर मिसाइलें जो जमीन में गहरे ठिकानों को तबाह करती हैं, टॉमाहॉक मिसाइलें भी। फोर्डो, नतांज, इस्फहान, इन परमाणु ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमले किए। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान भी आया था इस पर। हाँ, उन्होंने दावा किया कि इन हमलों ने ईरान के जो परमाणु संवर्धन स्थल थे उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया है, और ये भी कि किसी अमेरिकी एयरक्रू को नुकसान नहीं हुआ। तो ये सीधा दखल इसने संघर्ष को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया। जाहिर है ईरान ने भी कुछ तो किया होगा, अब चुप तो नहीं बैठे होंगे वो। बिल्कुल नहीं, ईरान ने भी जवाब दिया। 40 से ज्यादा मिसाइलें दागी इजराइल पर। इनमें खैबर शेकन, सेजिल जैसी उनकी एडवांस्ड मिसाइलें भी शामिल थीं, ऐसा कहा जा रहा है। अच्छा। और फिर इसके जवाब में इजराइल ने दोबारा ईरान के अंदर सैन्य ठिकानों पर हमले किए। तो ये एक तरह का खतरनाक सिलसिला शुरू हो गया, अटैक काउंटर अटैक। हाँ बिल्कुल, एक खतरनाक साइकिल चल पड़ा था वहां। लेकिन इस सब सैन्य टकराव में आम लोगों का क्या हुआ, उन पर क्या बीती? अक्सर वो ही पिसते हैं। हाँ, और ये सबसे चिंताजनक पहलू है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इसराइली हमलों से ईरान में करीब 224 मौतें हुई, 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए। खासकर तब जब ये आरोप लगे कि हमले नागरिक इलाकों के पास हुए। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी निंदा हुई और ये सवाल भी उठे कि क्या ये संभावित युद्ध अपराध हैं? और क्या ईरान के हमलों से भी नागरिकों को नुकसान पहुंचने की खबरें हैं? हाँ, इसका भी जिक्र है। ईरान ने इजराइल के बीरशेबा शहर में वहां के सोरोका अस्पताल पर मिसाइल हमला किया, जिसमें करीब 50 लोगों के घायल होने की खबर है। और केमिकल रिसाव की भी बात सामने आई। अस्पताल पर हमला? जी, इजरायली अधिकारियों ने इसे सीधे सीधे युद्ध अपराध कहा। तो ये दिखाता है कि कैसे इस लड़ाई में आम नागरिक और नागरिक ठिकाने दोनों तरफ सुरक्षित नहीं रह गए थे। हमने ये घटनाओं का क्रम देखा, सैन्य पहलू देखा, नागरिक असर देखा, लेकिन अब इसका बड़ा मतलब क्या है, मतलब रीजनल और ग्लोबल लेवल पर? हाँ, अगर हम थोड़ी बड़ी पिक्चर देखें तो कई लेयर्स हैं इसमें। रीजनल लेवल पर तो लगता है कि इजराइल सिर्फ ईरान की न्यूक्लियर और मिसाइल कैपेबिलिटी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि शायद तेहरान में जो खामेनेई शासन है उसकी राजनीतिक पकड़ को भी कमजोर करने की कोशिश हो सकती है। और कूटनीतिक स्तर पर क्या हो रहा है, डिप्लोमेसी? वहां भी हलचल तेज है। इस्लामिक सहयोग संगठन OIC वो युद्ध विराम के लिए दबाव बना रहा है। UN सिक्योरिटी काउंसिल में शिकायतें दर्ज हुई हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन की बातें हो रही हैं, जांच की मांग उठ रही है। और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ रहा है? वैश्विक स्तर पर चिंताएं और गहरी हैं। सबसे बड़ा डर तो यही है कि ये संघर्ष और फैलेगा। अमेरिका अपने नागरिकों को निकाल रहा है, भारत भी ऑपरेशन सिंधु चला रहा है अपने नागरिकों के लिए।
यूएन परमाणु युद्ध के खतरों की चेतावनी दे रहा है। फिर वो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, हूती, हिजबुल्ला, उनका अगला कदम क्या होगा ये अभी साफ नहीं है। और वो हुर्मुज़ जलडमरू मध्य। हाँ, वो बहुत अहम है वैश्विक तेल सप्लाई के लिए। वहां से शिपिंग पर और फिर ऊर्जा बाजारों पर एक गंभीर खतरा मंडरा रहा है। तो अगर हम इसे समेटें तो इजराइल के एक बड़े ऑपरेशन से ये शुरू हुआ, फिर अमेरिका सीधे तौर पर शामिल हुआ, दोनों तरफ से नागरिक ठिकानों पर हमलों के आरोप लगे और अब ये एक गंभीर मानवीय और भू राजनीतिक संकट बन चुका है। बिल्कुल सही। और ये जो परमाणु ठिकानों पर सीधा हमला हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। युद्ध अपराध के आरोप, बढ़ता मानवीय संकट, वैश्विक सुरक्षा पर इसका असर, ये सब बहुत बहुत गंभीर मुद्दे हैं। इनके परिणाम दूर तक जाएंगे। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, इस तरह का सीधा टकराव और खास तौर पर परमाणु ठिकानों पर हमले, इसका दक्षिण एशिया के सुरक्षा माहौल पर क्या असर पड़ेगा और दुनिया भर में जो परमाणु अप्रसार की कोशिशें हैं उनके भविष्य का क्या होगा? ये सोचने वाली बात है ना?